नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में, एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं ऐसे स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे ट्रैवल स्पेस से हमारे स्टार्टअप चैंपियन जो हैं रूबन ब्रिज, और साथ में आप लेंगे तीसरा कदम अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप में। भारत में करीब 773 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील है। भारत की करीब 64.5% जनता जो हमारी जनसंख्या है वो रूरल यानी छोटे डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों में बसी है। 138 करोड़ की आबादी के इस देश का 64.5% बहुत बड़ा यह नंबर होता है। अब जरा सोचिए, अगर इस आबादी को इंटरनेट और सप्लाई चेन के जरिए जोड़ दिया जाए तो शहरों में एक आधार कार्ड प्रिंट करवाना, उसको बनवाना बहुत ही आसान काम होता है, 5 मिनट लगते हैं और 2 रुपए। लेकिन गांव में आज भी प्रिंटर और इंटरनेट घर से बहुत दूर होता है। यही काम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को, इसी समस्या का समाधान करने के लिए और सॉल्व करने के लिए आज हमारे स्टार्टअप चैंपियंस रूबन ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड हैं हमारे साथ। वन ब्रिज की स्थापना हमने 2016 में इस उद्देश्य के साथ करी थी कि जो शहरों में ग्राहकों को सुविधाएं मिलती हैं, जो सर्विसेज मिलती हैं, उसको हम गांव तक पहुंचा पाएँ और जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार दे पाएँ। हम डिजिटल पेमेंट्स को इनकरेज करते हैं, जो कि हमारा विजन है कि हम कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट करें और जो भी प्रोडक्ट्स हमारे शहरों में जो इजीली अवेलेबल हैं उनको हम गांव तक पहुंचा पाएँ। यही हमारा मेन उद्देश्य है इस कंपनी को शुरू करने का। हमारे जो 10,000 से ज़्यादा उद्यमी भाई हैं जो गांव में हमारे साथ काम करते हैं, हमारे वन ब्रिज एडवाइजर ऐप के थ्रू काम करते हैं, जो हमने खुद अपने कंपनी में बनाया है। इसके थ्रू रिचार्ज और डीटीएच जैसे ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं और इसमें से पैसा भी निकाला जा सकता है। अगर गांव में किसी गांव में बैंक नहीं है तो ये हमारे उद्यमी के पास आकर पैसा निकाल सकते हैं और इनका जो अर्निंग है वो भी देख सकते हैं और प्रोडक्ट डिलीवरी का स्टेटस भी देख सकते हैं। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के इस दूसरे संस्करण के एपिसोड में। अब मेरे साथ हैं मदन और अनिल, जो है को फाउंडर्स रूबन ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड के। आइए आप इनसे सीखते हैं कि किस प्रॉब्लम का किस समस्या का ये समाधान कर रहे हैं और कैसे। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से, मदन और अनिल, ये है कि रूबन ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड, आखिर ये प्रॉब्लम, ये समस्या आपको कैसे दिखी? ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? 7 साल पहले हमने शुरू किया था जी। मेरा पहला स्टार्टअप जो मैं 2000 में किया था, उसका नाम है मेरिट्रैक जी। मेरिट्रैक में ये युवाओं का असेसमेंट कर रहे थे। अच्छा। तो ये हजारों युवा के जो स्किल्स का गैप हम देखे थे जी। उसमें एक आइडिया आया कि गांव छोड़ के ज्यादातर लोग शहर आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। सो गांव में ही एक अपॉर्चुनिटी खड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड उसमें एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए क्या क्या हो सकता है। दिस वाज द थॉट बिहाइंड वन ब्रिज एंड रूबन ब्रिज। अरे वाह, फैंटास्टिक। तो आपने जब इस आइडिया की शुरुआत की, आई एम श्योर पहले दिन पे इतना आसान तो रहा नहीं होगा, क्योंकि आइडिया लाना तो बड़ा आसान होता है, उस आइडिया को फंड करके उससे पैसा बनाना असली गेम होती है और मुश्किल होती है। तो पहले दिन पे आपने इस कंपनी को फंड कैसे किया? पैसा कहाँ से आया पहले दिन पे? जैसे कि हर स्टार्टअप में होता है, पहले तो फैमिली और फ्रेंड्स, उसी से हमने शुरू करा। काफ़ी छोटे स्केल से शुरू करा। उसके बाद फिर हमारे साथ हमारे बाकी लोग जुड़ने लगे, उनको आइडिया पसंद आए, हमारे साथ जुड़ने लग गए एंड हमको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर हमको अराउंड 1 साल जब हमने स्ट्रगल करा फील्ड में जाके, गांव में एक्चुअल में रहे, हम गांव को समझा, कैसे वहाँ पे लाइफ है, कैसे लोग सोचते हैं, फील करते हैं। और उस टाइम ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ये नया चल रहा था मार्केट में। सो 30% का जो पूरा मार्केट था, सारी स्टार्टअप और सारी कंपनियां सिर्फ उन्हीं के पीछे थी। हमने ये हमारे काफ़ी क्लियर था हमारा फोकस कि हमको गांव में कम्युनिटी में जाना है, वहाँ पे उस सर्विस को लेके जाना है जो उनको अभी तक एक्सेसिबल नहीं है। वो हमारा मेन फोकस था। ये आइडिया हमको हमारे कुछ फ्रेंड्स को पसंद आया, फिर उन्होंने हमको सपोर्ट करना शुरू करा फाइनेंशियली और आइडियाज़ भी।
फिर C4D हमारे पार्टनर हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, और यहाँ तक पहुँचने में उनका काफ़ी सहयोग है। तो जब आप कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपने एक्सटर्नल फंडिंग भी उठाई? एक्सटर्नल फंडिंग उठाई, यस। C4D पार्टनर्स एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जी, और 5 बरस से हमको सेवरल राउंड्स पे फंडिंग करके अरे वाह, इधर तक तो फैंटास्टिक। तो अगर आप लोग भी भारत में और भारत के लिए एक बड़ी समस्या सॉल्व करना चाहते हैं और बड़ी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे और पार्टनर्स मिल जाएंगे अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, प्रॉब्लम अच्छी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आप। तो आप लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है भाई, और वो है कि आपने भारत को देश की तरह नहीं, एक कम्युनिटी की तरह, एक परिवार की तरह देखना शुरू किया। ये कुटुंब का क्या कॉन्सेप्ट है आपकी कंपनी के अंदर, जरा हमें बताइए। मैं इसको ऐसे शुरू करता हूँ कि अगर हम गांव में जाएंगे किसी भी कंज्यूमर के पास, या उसको हम कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद उतना हमको एक्सेप्ट ना करे, और हमारा आइडिया था भी नहीं सेल्स को पुश करना। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको कुटुंब की तरह ही हमने डेवलप करा है, और हमारा जो एंटायर प्रोसेस का जो नाम है वो भी कुटुंब है, परिवार। तो परिवार में मतलब लिटरली आप ऐसे कर रहे हैं कि आप भारत के घर घर में एक एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, घर घर एंटरप्रेन्योर है वो जब हम परिवार की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रस्टेड पर्सन हो उसी कम्युनिटी का, जिस पे विश्वास कर पाएं। ये बड़ी लर्निंग है आप सब लोगों के लिए यहाँ पे। इन्होंने कहा कि आप भारत देश में केवल तभी काम कर सकते हैं जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ें जिसपे कि ऑलरेडी वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के लोग हैं, वो उस पर विश्वास करते हों। अब भाई उस पर विश्वास करेंगे तभी तो आगे काम बढ़ेगा, रिश्ते बनेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। अनिल और मदन, ये भी बताइए कि जब कम्युनिटी आपकी बढ़नी शुरू हुई, आज आप लोग कहते हैं कि करीब 18,000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आप बना चुके हैं भारत देश में। ये कौन है ये लोग? ये 18,000 लोग आपके साथ करते क्या है? ये तालुका लेवल में, तहसील लेवल में और गांव लेवल में, ये एक्चुअली वहाँ पे अपना तो छोटा बिजनेस कर रहे हैं, या फिर फार्मर्स हैं, या वहाँ पे अपना कुछ रोजगार उनका है, उनको हमने सर्विसेज ऐड कराया उसमें, ताकि वो जो ऑलरेडी अर्न कर रहे थे उनको माइग्रेट ना करना पड़े ज़्यादा कमाने के लिए। जब फैमिली बढ़ती है या फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो हमने सर्विसेज को वहाँ तक लेके गए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम टू दी सिटीज। तो अब आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मैं एक फार्मर हूँ, और आप कह रहे हैं कि आपने मेरे को और अपॉर्चुनिटीज, नई आपने संभावनाएं खोल दी मेरे लिए, नई सर्विसेज बना के। ये सर्विसेज क्या हैं? कुछ एग्जांपल्स, कुछ हमें उदाहरण दीजिए। एक तो हमारा ऐप है जिसको हम वन ब्रिज ऐप जो हमने डेवलप करा है, जिसके थ्रू हमारी सारी सर्विसेज चलती हैं जी। तो इसमें हमने, जैसे हम लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी है रूरल के लिए, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नीचे ही काम करते हैं, तालुका लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे काम करते हैं। जब हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ, उनकी डिमांड को भी समझ रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, फिर हम उस ब्रिज को गैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हम सप्लाई को डिमांड के साथ फुलफिल कर पाएँ। और जब हम ये सारी सर्विसें कर रहे हैं, तो जो वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर हैं उनको यूज़ कर रहे हैं इस सर्विस के लिए, तो उनको रोजगार मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और कस्टमर को एक्सेस चॉइस एंड कन्वीनियंस मिल रहा है। 3 सर्विसेज है अभी जी। एक कस्टमर को एक एक्सपीरियंस दिखाना, हाँ, वो ऐप पे दिखा सकते हैं या टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखा सकते हैं। सेकेंडली डिजिटल पेमेंट्स, वो कैश इकोनॉमी है ज्यादातर, हाँ जी। सो हाउ डू यू कन्वर्ट दैट कैश टू डिजिटल? यूपीआई पेमेंट्स कैसे करना, हाँ जी, मोबाइल रिचार्जेस, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर्स, एंड लास्टली लास्ट माइल डिलीवरी, और डिस्ट्रिक्ट से उन विलेज तक प्रोडक्ट्स को कैसे पहुंचा सकते हैं। तो मतलब विलेज में रह के, गांव में रह के, अगर किसी ने मान लीजिए टीवी ऑर्डर करा लिया या लैपटॉप ऑर्डर करा लिया ऑनलाइन, तो आप लोग एक्चुअली उसको डिलीवर करते हैं? यस, हम उसको डिलीवरी करते हैं, उसको हेल्प करते हैं उसको इंस्टॉल करने में। अरे वाह। उसके बाद अगर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आफ्टर सेल सर्विस, उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं। कमाल है। तो आपने उनके लिए इतनी सारी संभावनाएं एक्चुअली बना दी हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंटरप्रेन्योर्स जो शायद महीने का पहले 1,500 या 1,500 2,000 रुपए कमा रहे थे, आज आपके साथ जुड़ के वो ज्यादा कमाई कर पा रहे हैं। बहुत। हमारा जो टॉप परफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो 10,000 15,000 रुपए की महीने का कमाई हो रहा है। अरे वाह, फैंटास्टिक। लेकिन अब आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं ब्रेक के बाद जो आपको आज तक पता ही नहीं। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपको पता लगेगा कि कैसे भारत में सबसे पहला मेटावर्स बनाया जा रहा है रूबन ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये मेटावर्स क्या है, किस तरीके से आप हेडसेट पहन के एकदम भविष्य में उतर जाएंगे, सीधा अपने घर की चार दीवारी में रहने के बावजूद। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं इस मेटावर्स से, तो ब्रेक के बाद दोबारा हमसे मिलिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 के इस एपिसोड में। अब मैं आपसे मिलूंगा इस एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस .ok इस दूसरे संस्करण के एपिसोड में। और अब जैसा मैंने आपको वादा किया था, आप जानेंगे भारत का और देखेंगे इनफैक्ट भारत का पहला मेटावर्स। मदन और अनिल, ये है भारत का पहला मेटावर्स का पहला डिवाइस। हमें बताइए और हमारे ऑडियंस को आज पहली बार एक्सपीरियंस कराइए कि एक्चुअली ये भारत का मेटावर्स दिखता कैसा है और होने क्या वाला है, जरा लोगों को समझाइए। ये मेटावर्स का आइडिया आया जब हम कस्टमर्स से बात करते थे जी। तो एक इनमें पहला चीज जो हम कर रहे हैं इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम। अगर आप गांव में हैं और एक आप शोरूम जाना चाहते हो, यू हैव टू ट्रैवल 50 किलोमीटर्स, वेस्ट हाफ अ डे, एक ही मॉडल दिखेगा, दूसरा मॉडल नहीं मिलेगा शायद। हाँ जी। सो ये मेटावर्स जो है, वी कॉल इट वनवर्स। हाँ। इस वनवर्स में वी हैव क्रिएटेड अ फुल वर्ल्ड, पूरा दुनिया ईवी का इधर बनाया। आप जरा जो आप बोल रहे हैं वो जरा पहन के और हमारे पूरे ऑडियंस को दिखाइए कि आपको क्या दिख रहा है इस वक्त। सो इसमें लेट मी टेक ऑफ माय ग्लासेस। एज यू एंटर हियर, एक बड़ा सा शोरूम है, इनमें 10, 15, 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। मैं एक ईवी के पास जा रहा हूं, वो ग्रीन कलर है। मैं एक क्लिक के साथ वो ग्रीन कलर को येलो कर रहा हूं, ब्लू कलर कर रहा हूं। एक स्क्रीन है जिनमें ये पूरा ईवी का स्पेक्स है, वो स्पेसिफिकेशंस देख रहा हूं। एक्सेसरीज का एक मिनी शोरूम है, हेलमेट्स, राइडिंग गियर वगैरह वगैरह, वो भी देख रहा हूं। और एक रोबो है जो पूछ रही है, आस्किंग मी सेइंग डू यू वांट टू बाय समथिंग। आई कैन से यस एंड आवर एंटरप्रेन्योर विल कम एंड देन से व्हिच वन आर यू इंटरेस्टेड इन एंड हाउ कैन वी हेल्प यू बाय दैट। फैंटास्टिक। तो अभी आपने जो देखा वो है भारत का पहला मेटावर्स। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने ये हेडसेट पहना, मदन ने, और हेडसेट पहनते ही ये चले गए थे तो अपने ही घर पे, लेकिन चले गए एक दूसरी दुनिया में, एक मेटावर्स में। वहां पे इनको दिखा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक शोरूम। अब मान लेते हैं कि आप गांव में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अगर किसी शोरूम में आप गए, वहां पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल्स दिख सकते हैं गाड़ियों के, लेकिन मेटावर्स में आप जितने चाहे मॉडल्स देख सकते हैं, जितने चाहे रंग चेंज कर सकते हैं। तो आपको काली गाड़ी लेनी है या आपको सफेद गाड़ी लेनी है, आप हर चीज को एक्चुअली खुद देखकर ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है भारत का पहला मेटावर्स। मुझे एक बात बताइए मदन और अनिल कि मेटावर्स तो आपने बना दिया, अब आप इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जा रहे हैं? यानी क्या आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इसके थ्रू? क्या लोग नई नई चीजें जान पाएंगे इसके थ्रू? ऐसा क्या कर रहे हैं आप? सो हर तहसील में हम एक्सपीरियंस जोन बिल्ड करें, कस्टमर एक्सपीरियंस जोन, जिसमें हम अपने जो हमारे वनबिज एडवाइजर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उसमें हम टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको फंक्शनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि वो कंज्यूमर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। जब कंज्यूमर जब उसको, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि कस्टमर फील करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है खरीदने से पहले। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्चुअली उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाए, और किस कलर में उसको खरीदना है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, ये सारी चीज़ें वो एक्चुअली में उसको फील कर पाए बिफोर मेकिंग एनी परचेज। बहुत सही। अब मुझे ये बात बताइए कि मैंने देख तो ली चीज़, क्या मैं उसको खरीद भी सकता हूँ? ज़रूर। इनफैक्ट हम ये मेटावर्स डिवाइसेस को एक वैन में लगा के एवरी डे एक शेड्यूल की तरफ एक एक विलेज और गांव में जाके वी आर शोइंग दिस टू अबाउट 100 पीपल। वाह। एंड हमारा जो वनब्रिज एडवाइजर है वो सेल्स फुलफिल कर सकते हैं इसके बाद। फैंटास्टिक। तो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट को खरीद भी सकता हूँ, लेकिन उसकी डिलीवरी कौन करेगा? प्रोडक्ट मेरे पास आएगा कहाँ से? डिलीवरी भी हम करेंगे उसको। अरे वाह। और यही मेरा आपसे अब एक स्ट्रैटेजी का सवाल है, थोड़ा मुश्किल सवाल होने वाला है, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए बहुत काम का होगा कि आप लोगों ने इतनी बड़ी एक कंपनी बनाई है, आपके जो ऑपरेशंस हैं वो आपने अपने लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं कर लिए कि प्रोडक्ट को दिखाते भी आप हैं और दिलाते भी आप हैं, तो एंड माइल डिलीवरी भी आप ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा एक तो कस्टमर का उसका एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए है। अगर हम
टाई अप करते हैं बाकी लोगों से और जो एक्चुअली में हम डिलीवर करना चाहते हैं कंज्यूमर को, उसमें डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो हम कमिट कर रहे हैं कस्टमर को वही हम डिलीवरी कर रहे हैं। वाह, तो जो आपने प्रॉमिस किया वही कस्टमर को मिला। ठीक है, फैंटास्टिक। और मेन चीज़ इसमें ये है कि हम ये बात करें कि आप जो ट्रस्ट की हम बात करते हैं, ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब हम एक्चुअली में उसको वही डिलीवर कर पा रहे हैं जो कि हम उससे कमिट कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा होगा कि हम अगर बाकी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इसमें तो शायद हम एग्जैक्टली जो पैकेज देना चाहते हैं उसका जो एक्सपीरियंस वो ना दे पाएँ। मेरे दो आखिरी छोटे सवाल हैं आपसे, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये, देखिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो आज आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर भारत में आप जब विश्वास की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम कुछ बेच तो रहे नहीं भारत को, तो आप लोग अपनी वो विश्वास आप बिल्ड कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं? जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन करा था कि कुटुंब ही हमारा जो मेन वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं, परिवार बिल्ड कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, उसमें हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं और जो उसकी डिमांड्स हैं सिर्फ सप्लाई को वहाँ तक लेके जा रहे हैं। ये जनरली क्या होता है कि कस्टमर जाता है कुछ चीज़ें इधर खरीदने के लिए या फिर बाय करने के लिए, हम चीज़ों को उनके पास लेके जाने कि आप चूज़ कीजिए, हम उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट कीजिए या फिर ये हमारे थ्रू आप खरीद रही है, ये हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देते हैं उस पर्टिकुलर विलेज में कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, खरीदने से लेकर आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको सिर्फ एक ही पर्सन के साथ आपको कनेक्ट करना है जिसको हम वन ब्रिज एडवाइजर बोलते हैं। फिर हमारे वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हम हर गांव में उसको बिल्ड कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिबल हैं, वो गांव हर कुटुंब में जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझती हैं, और अगर कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट्स, हमारा ऐप है उसमें वो अपना कंप्लेंट अगर उनकी है तो कंप्लेंट रजिस्टर करें, या उनको कुछ खरीदना है या उनका फ्यूचर प्लान है जो फ्यूचर में खरीदना चाहते हैं वो डिमांड वो उसमें डाल सकते हैं। हम उसको बोलते हैं मेक योर विश। तो अगर उसमें उसने अपना डिमांड डाल दिया, हम उस प्रोडक्ट को वहाँ तक उनको लेके जाते हैं। अरे वाह, तो आप सब लोगों को एक बात समझ आ चुकी है कि भारत को मार्केटिंग नहीं चाहिए, भारत को सेल्स नहीं करनी। अगर आप भारत के साथ विश्वास, परिवार, कम्युनिटी और कुटुंब बनाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली भारत आपके साथ जुड़ेगा। यही स्ट्रैटेजी इन लोगों ने अपनाई और आपको अब आज रूबन ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। लेकिन इस सेशन से अब आपके फायदे की 3 बड़ी बातें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली, कस्टमर्स सुविधा के लिए पैसा देते हैं। दूसरी, कस्टमर की सुविधा बढ़ाओ। जो समस्या को सुलझाने का दम रखता है ना, उसी को दुनिया लीडर कहती है। नंबर 3, भारत देश के टियर 3, 4, 5, 6 गांव में बहुत अवसर हैं। आप चाहें तो $1 बिलियन कंपनी भी बना सकते हैं। कस्टमर विश्वास करेगा तो बिजनेस अपने आप आगे बढ़ेगा। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और जरूरी चीज जो आप समझेंगे वो है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, यानी अपना बिजनेस खड़ा कैसे करें और बड़ा कैसे करें, उसका तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अब मैं आपसे मिलूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है ऑडियंस के सवालों की। मदन और अनिल, हमारे पास सवाल आया है बेंगलुरु से जो पूछा है प्रणय जी ने। प्रणय जी आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम प्रणय है, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं एक सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ और मेरा स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। मेरा आज का सवाल वन ब्रिज टीम से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने शुरुआत की तो आप छोटे छोटे गांव और तहसीलों तक कैसे पहुंचे? प्रणय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मदन और अनिल, क्या जवाब आप देना चाहेंगे प्रणय को? धन्यवाद प्रणय। डे 1 से ही हमने 18,000 नहीं बनाए हैं एंटरप्रेन्योर। पहले हमने शुरू करा थे 2 डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। वहाँ पे हमने 100 एंटरप्रेन्योर बनाए, उनके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे, अराउंड 20 एक्सपेरिमेंट्स हमने उनके साथ करे। हमने समझा एक्चुअली में कि डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस चीज़ में हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ हमारे मन में काफ़ी क्लियर था कि हमको कम्युनिटी के साथ ही काम करना है, हमको अर्बन में कोई, ये हमारा काफ़ी क्लियर फोकस था। तो इसलिए हम फेलियर भी आते रहे बीच में, लेकिन हम उसमें कंटिन्यू करते रहे जी। तो 100 से फिर जब हमने उसको बढ़ाया तब जाके फिर 500, फिर 1000, फिर आज हम 18,000 में हैं। तो वो 100 एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप कब तक, कितने समय तक आप जुड़े रहे? ऑलमोस्ट 1 साल हमने उनके साथ काम करा। उसके बाकी प्रोजेक्ट्स भी हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे उन्हीं के साथ। और जब हमको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं रूरल की जिसमें हम काम कर सकते हैं, फिर हमने उसको स्केल अप करा।
तो ये है आप सब लोगों के लिए सबसे बड़ी लर्निंग इस पूरे सेशन की। वो एंड प्रणय जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहां से निकली है लर्निंग कि इन्होंने भी जब शुरुआत की सीधा 18,000 एंटरप्रेन्योर नहीं बनाए, इन्होंने सबसे पहले 100 एंटरप्रेन्योर से शुरुआत की, उसके बाद पूरा 1 साल उनके साथ काम किया और फिर कहीं जाके आज आप कई सालों बाद आज आप 18,000 एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यही गलती करते हैं, लेकिन आज अगर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का तीसरा कदम आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने वेंचर में, आप अपनी स्टार्टअप में ये गलती नहीं करेंगे। अब बारी है ये समझने की कि बिजनेस खड़ा कैसे करें और बड़ा कैसे करें का तीसरा कदम, जिसका नाम है MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVS यानी मिनिमम वायबल सर्विस। देखिए, आपके कस्टमर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जैसे आई एम श्योर मदन जी और अनिल जी के जितने भी कस्टमर्स हैं गांव में, उनकी बड़ी सारी समस्याएं होंगी, उनको बड़ी सारी चीजें चाहिए होंगी, लेकिन आप अपने कस्टमर की सारी समस्याओं को इकट्ठा तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो बात साफ है। आपको सबसे पहले कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ना होगा और उसका एक सॉल्यूशन बनाना होगा, जैसे इन्होंने किया। इन्होंने पहले 100 एंटरप्रेन्योर्स बनाए, वो 100 एंटरप्रेन्योर्स के साथ 1 साल तक काम किया और उसके बाद फिर जाके इस नंबर को बड़ा करना शुरू किया। इसको कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना। आप भी अपनी स्टार्टअप में सबसे पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए या सर्विस बनाइए, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, समस्याओं का समाधान कीजिए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए जैसे कि आप लोगों ने लिया, और फाइनली फिर अपने बिजनेस को बड़ा करना शुरू कीजिए। अगर आप हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का ये तीसरा कदम इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, अपनी स्टार्टअप में, आप डेफिनेटली फेल तो नहीं होंगे, ये तो बात पक्की है। हमारे साथ इस पूरे के पूरे एपिसोड में जुड़े रहने के लिए और मदन और अनिल के साथ ये सारी लर्निंग्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा और एक्साइटिंग और लर्निंग से भरा होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में आप मिलेंगे फिनटेक इंडस्ट्री के धुरंधरों से, आप फिनटेक इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से मिलेंगे। फिनटेक इंडस्ट्री ने आज भारत देश को कम से कम 10 साल आगे कर दिया है। जो आज आप भारत देश में देख रहे हैं वो आज अमेरिका में भी एक्चुअली नहीं है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, अगर मिस कर दिया अगला एपिसोड तो हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस ना कीजिए। हमारे साथ जुड़िए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो बनाइए, उसको अपलोड कीजिए और भेजिए हमें इस दिए हुए ईमेल आईडी पे। स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।